प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भाग 7 आज हम पढ़ेंगे, जिसका विषय है पद्मासन। आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे पद्मासन शब्द का नामकरण और शब्दार्थ कैसे पड़ा। पद्म का अर्थ कमल का पुष्प। इस आसन में बैठने पर शरीर कमल के समान दिखता है, इसलिए इस आसन को पद्मासन कहा जाता है। साधना के लिए ये एक उत्कृष्ट आसन है, यानी सर्वश्रेष्ठ आसनों में इसकी गिनती की जाती है। यदि आसनों में 84 लाख आसनों में यदि कोई आसन पूछे सर्वश्रेष्ठ आसन कौन कौन से हैं, तो सबसे श्रेष्ठ 2 आसनों की गिनती सभी जगह यानी उपनिषदों में सब जगह इनकी चर्चा की जाती है, जिनमें से पद्मासन और सिद्धासन ये 2 ऐसे आसन हैं जो सर्वश्रेष्ठ ध्यानात्मक के लिए माने जाते हैं। अब देखेंगे इनका नाम। संस्कृत में इसे पद्म कहते हैं। पद्म का अर्थ कमल होता है। हिंदी में कमल आसन और अंग्रेजी में लोटस पोज। अन्य नाम भी इसके हैं। कमलासन भी कहते हैं, श्री आसन भी के नाम से भी जानते हैं, आदि आसन, ब्रह्मासन, मुक्त पद्मासन इत्यादि। अब देखेंगे इस आसन की आपका श्लोक और अर्थ। इसमें लिखा है, वामूरि परिदक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षोर्परि पश्चिमेन विधिना कृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंगुष्ठौ हृदये निधाय चिबुकं नासाग्रं लोकयेद् एतद्व्याधिविकारानाशनकरं पद्मासनं प्रोच्यते। ये श्लोक है। इसके बाद आप इसका देखिए, वाम जंघा के ऊपर दक्षिण यानी बाएं, आपका बायां जो पाँव है, बाएं पाँव की जो थाइस के ऊपर दाएं पाँव की जंघा को रखकर तथा दक्षिण यानी दाएं जंघा पर वाम चरण को यानी बाएं पाँव के पंजे को रखकर स्थापित करते हैं। पीछे से दोनों हाथों से पैरों के अंगुष्ठों को दृढ़ता से पकड़कर और चिबुक यानी ठोड़ी को हृदय पर निधान करके नासिका के अग्रभाग को देखना चाहिए। इससे सभी रोगों का शमन होता है। ये पद्मासन कहलाता है। सामान्यतः जो हम पद्मासन करते हैं वो सीधा सरलता से बैठते हैं, परंतु हठ योग ग्रंथों के अंदर जो पद्मासन को ही अंगुष्ठबद्ध पद्मासन जो हम करते हैं उसके लिए उन्होंने कहा है। इसी के लिए अन्य ग्रंथों में भी बहुत सारे श्लोक हैं। इस श्लोक को भी देखेंगे। अधिकांशतः ये श्लोक अभी जो हमने पढ़ा उसी की भांति है, उसी तरह है। इसका अर्थ भी ज़्यादातर उसी के समान इसमें मिलता है। आप इसको ध्यानपूर्वकता से पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, पहले बाईं जंघा के ऊपर दाहिने पैर को रखें, फिर बाईं पैर को दाहिनी जंघा पर रखें। यही पद्मासन है। ये सभी पुराने जितने भी ग्रंथ हैं उनमें पद्मासन के लिए बहुत ज़्यादा विस्तार से व्याख्या मिलती है, इसलिए इनके श्लोकों का संग्रह भी बहुत ज़्यादा है। उपनिषदों में इनमें खूब सारे श्लोक भरे पड़े हैं। तो ये आप श्लोकों को क्रमशः आप देख सकते हैं। तो इनमें सही यही बताया गया है कि पद्मासन किस तरह से किया जाता है, उसकी विधि और उनके क्या क्या शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं। तो इनके बारे में खूब विस्तार से चर्चा मिलती है। यहाँ ये बताया गया है कि पद्मासन का उपनिषदों में वर्णन मिलता है। देखो, सिद्धम भद्रम तथा सिंहम पद्मम चेति चतुष्टयम। ये 4 प्रकार के आसन हैं, सिद्धासन, भद्रासन और सिंहासन और पद्मासन। पद्मकम स्वस्तिकम वापि भद्रा आसनम तथापि वा। ये सारा आगे एक इसका विधि बताया गया है किस तरह से ये पद्मासन को लगाया जाता है। ये लिखा है यहाँ पर,
हे शांडिल्य, ये शांडिल्य उपनिषद में दोनों हाथों से उल्टी रीति से दोनों पैरों के अंगूठे यानी पीछे से अपने हाथों की कैंची बनाते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़कर दोनों उर्वों यानी आपकी जंघाओं के ऊपर दोनों पाद तलों को एक दूसरे के विपरीत क्रम में रखकर बैठने से सर्वजनों द्वारा पूजित ये पद्मासन होता है। आप ब्रह्मा जी का मूर्ति देखते हैं उनका, और या सरस्वती माँ का मूर्ति देखते हैं पद्मासन के ऊपर, है ना। मेन ब्रह्मा जी का ही मूर्ति होता है, उनका चित्र में आप पद्मासन को देखते हैं, ये कमल का पुष्प जो लगा रहता है उन पर वो विराजमान होते हैं। और श्लोक और भी हैं, ये भी आप श्लोक इसको भी देखिए, इसका अर्थ आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से ये सारा। और अब देखेंगे आसन क्रम प्रकार 1, जिसमें हम पद्मासन को लेंगे। सबसे पहले पद्मासन में इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम पैरों को सामने फैलाते हैं। हम एक शिथिल दंडासन की स्थिति में आते हैं, फिर दोनों को पैर को उठाकर बाईं जंघा के ऊपर रखते हैं। पाँव का तलवा ऊर्ध्वमुखी रहे तथा एड़ी के अग्रभाग के निचले हिस्से को स्पर्श करें, और इसी तरह दूसरे पाँव से भी आप कर सकते हैं, है ना। आप चाहे एक पाँव का दायां पाँव पहले रखकर बाएं पाँव को नीचे रखें, या बाएं पाँव को ऊपर रख के दाएं पाँव को नीचे रखें, आप दोनों तरह से भी ये कर सकते हैं। अंतिम अवस्था में दोनों घुटने भूमि से स्पर्श होने चाहिए, अपने दोनों घुटने हैं भूमि पर स्पर्श रहे। सिर तथा पीठ को बिना जोर लगाए सीधा रखने का प्रयास करें और श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। ये ध्यानात्मक आसन कहलाता है। अतः अभ्यास में आंखों को आवश्यकता अनुसार बंद कर सकते हैं, इसे ही पद्मासन कहते हैं। यह आपने जाना। अब हम देखेंगे प्रकार 2 जो है पद्मासन का, उसे हम अंगुष्ठबद्ध पद्मासन के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम पद्मासन में आप बैठ जाते हैं पहली स्थिति। उसके बाद तत्पश्चात पूरक यानी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे लें जाकर इस प्रकार से निकालें जैसे गणितीय गुणा का निशान काटता है, वैसे ही हाथों को एक दूसरे से काटते हुए क्रॉस करते हुए दाएं हाथ से बाएं पांव, दाएं हाथ से दाएं पांव के अंगुष्ठ को और बाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें। और अंतिम स्थिति में श्वास लेने का छोड़ने का जो क्रम रहता है वो सामान्य रहे। त्रिकास्ती यानी आपका हिप बोन का जो मूलाधार चक्र का स्थान जो त्रिकास्थी, मेरुदंड और आपकी गर्दन दृष्टि एक सीध में रखें। और ये आसन थोड़ा कठिन है, परंतु पद्मासन के सिद्ध हो जाने के बाद इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ये नहीं होगा, और इसको पहले पद्मासन को सरलता से सीख जाएं फिर ये करें। अधिक अभ्यासी इस आसन में आगे की ओर झुककर भूमि पर मस्तक का स्पर्श कर सकते हैं। आगे झुककर के भी आप भूमि पर अपना मस्तक लगा सकते हैं। काल अवधि यानी कितने समय इसके रोक कर रखना, 1 से 5 मिनट तक, अथवा साधक के अभ्यास पर यह निर्भर करता है वह कितने समय इसको रोक कर रख सकता है। अब देखेंगे आसन का चित्र। आसन का चित्र आप पहले देख रहे हैं, ये है सामान्य पद्मासन। जैसे हम कहा, ये जब आपका सिद्ध हो जाता है फिर आप क्या लगाएंगे, अंगुष्ठबद्ध पद्मासन। अंगूठों को देखिए, दोनों हाथों को पीछे से क्रॉस करवा करके अंगूठों को पकड़ा हुआ है यहाँ पर, दोनों घुटने जमीन पर, इस तरह से आसन आपको लगाना है। इसके बाद आसन का फलम जो है, आसन का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी शास्त्रों में इसमें बताया है श्लोक के माध्यम से। एतत् व्याधि विकार नाशन करम पद्मासनम प्रोच्यते। ये जो आसन है सभी व्याधियों का नाश करने वाला ये पद्मासन कहलाता है। और इस एतद व्याधि विनाशकारी यमिनाम पद्मासनम प्रोच्यते, अन्य भी ये भी कहा कि ये भी सभी व्याधियों को विनाश करने वाला ये आसन है। और अगले पद्मासनम भवेत एतत् सर्वव्याधि विशापहम, ये भी का सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने में ये सक्षम है।
और इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम, और ये जो पद्मासन है ये भी सर्व प्रकार की व्याधि को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार से सभी ग्रंथों में पद्मासन के लाभ की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो इनका मानना है कि एकमात्र आसन ये है जिसके प्रभाव से सभी प्रकार के आपके कष्ट निवारण हो सकते हैं। अब देखेंगे प्रभाव। सर्वप्रथम शारीरिक प्रभाव देखेंगे। यह शारीरिक शांति प्रदान करने में सहायक है। ये प्राणवायु की आवश्यकता को कम करता है और श्वास नियंत्रण के लिए उपयुक्त आसन है। अभिप्राय ये है, जब आप कमर दंड को सीधी करके बैठते हैं तो आपको श्वास लेने की जो आवश्यकता है, शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होने लगती है, उसकी आवश्यकता इतनी नहीं रहती, तभी हमारा मन शांत होने लगता है। आगे कहा, जोड़ों के दर्द को धीरे धीरे नष्ट करता है। यदि जोड़ों में दर्द है तो ये आसन में नहीं बैठना, ये बात ध्यान रखनी है। यानी घुटनों में जिनको अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा घुटनों में अकड़न है, या घुटनों के ऑपरेशन जिनका हो चुका है, उनको इसमें नहीं बैठना। पर जिनके जोड़ों में दर्द न आए भविष्य में, तब ये आसन आप करें। पेशीय तनाव कम हो जाता है, रक्तचाप घट जाता है। इससे जिनका हाई बीपी रहता है वो इस आसन को करें। शारीरिक स्थिरता में से मन में भी स्थिरता आती है। ये बिल्कुल स्पष्ट पहले भी कहा दिया कि प्राणवायु की आवश्यकता को ये कम करता है, तब निश्चित रूप से आपके मन को भी ये शांत करेगा। अब आगे है, अत्यधिक ठंड में इसे लगाने से गर्मी का संचार होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब ये आसन हम लगाते हैं तो आपके शरीर में उष्णता का वृद्धि होने लगता है, उष्णता आपके शरीर में बढ़ने लगती है। ये मेरुदंड को सबल और पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को ही मुख्यतः ये प्रभावित करता है, और जिससे आपका पाचन तंत्र है पूरा, ये भी इस पर निर्भर करता है। इससे त्रिकास्थि और गुदास्थि, आपकी दोनों जो आपकी ये हड्डियां हैं, इन प्रदेश की तंत्रिकाएं मजबूत बनती है, जिससे भविष्य में आपको साइटिका है, चाहे आपकी कमर का लोअर पेन होता है, कमर दर्द है, वो सब इससे नहीं होता। आगे का, ये कब्ज, गठिया, फील पाँव, जिनके पाँव में एक छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं बहुत ज़्यादा, वो, और पाँव में पसीना आना, पाँव का फ्लैट रहना, वो सब के सब फाइलेरिया आदि रोगों में ये लाभकारी होता है। इसके बाद अपान वायु को शक्ति मिलती है। अपान वायु आप समझ रहे होंगे, अपान वायु यानी आपका निष्कासन क्रिया जो प्रणाली है, जो हमारा तंत्र है, उसको ये एक्टिव करता है, जिससे आपका शरीर की गंदगी बाहर फेंकने में ये सहायता प्रदान करता है। मेधा शक्ति का विकास होता है, यानी आपकी स्मरण शक्ति जो है, मेधा शक्ति को ये बढ़ाता है। और ये सभी ग्रंथियों को यहाँ क्या लिखा है, इससे स्त्रियों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। मानसिक प्रभाव क्या है हमारे शरीर पर, उसको देखना है। इसका प्रभाव मस्तिष्क व मानसिक स्थिरता पर पड़ता है, स्पष्ट हुआ। और इससे मन को अंतर्मुख बनाने में सहायता मिलती है, इससे मन को अंतर्मुखी बनाने में सहायता मिलती है। और आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो ये प्राण के प्रवाह को मूलाधार से सहस्रार की ओर बढ़ाकर ध्यान की अनुभूति कराता है। अतः ये कुंडलिनी जागृत करने में उत्तम अभ्यास है। यानी मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र पर्यंत संपूर्ण चक्र जो है ये जागृत करने में बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही प्रभावशाली है। तो ये समस्त योग शास्त्रों में इसे ध्यान के अभ्यास हेतु अत्यंत श्रेष्ठ आसन स्वीकारा है, माना गया है इसे। अब देखेंगे हमारी मांसपेशियों पर इस आसन का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जो चित्र आप देख रहे हैं ये है पद्मासन। पद्मासन सरलता से जो हम करते हैं उस आसन का चित्र है। ये दूसरा जो आसन आप देख रहे हैं ये है अंगुष्ठबद्ध पद्मासन का चित्र है, अंगूठों को पकड़ते हुए अभ्यास करना। इसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, बाकी प्रभाव जो है अधिकांशतः एक समान है। पर इसमें जब हम
अंगुष्ठबद्ध पद्मासन करते हैं तो आपके कंधों और हाथों बाजुओं की जो मांसपेशियां हैं विशेष रूप से प्रभावित होती है। बाकी मुख्यतः ये मेरुदंड को ही प्रभावित करता है, घुटनों और आपकी पिंडलियों को प्रभावित भी करता है। ऐसे तरह से जिनकी मांसपेशियां जो हैं इस अंगों से संबंधित वो प्रभावित होती है। आप देखेंगे चक्रों पर प्रभाव, मूलाधार जो चक्र आपका है वो इससे जागृत होता है, स्वादिष्ठान जो चक्र है वह भी इससे जागृत होता है, जिससे आपका मन और मस्तिष्क, मूलाधार और स्वादिष्ठान यानी आपकी ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं दोनों, वो दोनों जागृत हो जाती हैं, जिससे सुषुम्ना नाड़ी का जो प्रवाह यानी पूरा का पूरा सहस्रार चक्र तक की आगे की जो यात्रा है वो आगे अपने आप मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है। तो आप समझेंगे कि ये जो चक्रों का प्रभाव और फिर उसके बाद ग्रंथियों पर प्रभाव इसी तरह से आता है। जब मूलाधारों और आपकी स्वादिष्ठान चक्र की जब बात होती है तो आप मानिए कि वो जनन व शुक्र ग्रंथियां और आपकी किडनी यानी अधिवृक्क ग्रंथियों को वह प्रभावित करता है। जनन ग्रंथियों में आपके सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके आते हैं, मनुष्य के भी यानी पुरुष के भी आपके ये जेंटल ऑर्गन्स उसमें आते हैं। इनसे संबंधित उसके कोई रोग न लगे इसलिए ये पद्मासन अपने आप में बड़ा कारगर है। इसलिए ये दीर्घायु बनाने में भी सहायक है, नपुंसकता को भी दूर करता है, आपके गर्भाशय के संबंधित जितने विकार हैं उनको ये ठीक करता है, हार्मोन्स के स्राव, आपकी धातु का जो पतन, उन सभी आदि में ये बहुत ही लाभकारी आसन रहता है। आगे देखेंगे आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास। इससे आसन से हम पहले कौन से अभ्यास करें? सुखासन में जैसे आप सामान्य आसन में बैठते हैं जो पहले हमने देखा, तितली आसन यानी आप आधा हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास करना, और अर्ध पद्मासन के अंदर आप बैठ सकते हैं, आधा पद्मासन लगाएं। यदि पूर्ण पद्मासन जिनका नहीं लगता, दोनों पाँव एक दूसरे पर न आए तो आधा पाँव लगाएं, फिर दूसरे तरह से दूसरे पाँव से आधा पाँव लगाएं। इस तरह से आप करेंगे तो आपके दोनों एंकल्स जो हैं, आपके टखने जो हैं, पाँव के घुटने और टखने दोनों फ्लेक्सिबल होंगे। आसन के बाद करने योग्य अभ्यास क्या करें? शिथिल दंडासन में यानी अपने दोनों पाँव को सीधा करके रखना, और जानु शक्ति विकासक जो है अपने घुटनों के लिए अंतिम में जो आता है वक्रासन, अपने घुटने को मोड़ करके ट्विस्ट करना, जिससे आपकी मेरुदंड में वापस से सहजता आए, सरलता आ जाए, और पाँव में, घुटनों में, एंकल्स में आपके जो भी स्टिफनेस और ये एक टायर्डनेस आपको लगे कि हाँ ये अभ्यास करा है अंगुष्ठबद्ध पद्मासन, तो उसको काफ़ी हद तक आराम मिलता है इन आसनों के करने से। अब देखेंगे सावधानियाँ बहुत ही ज़रूरी है। मैं हर बार कक्षा में कहता हूँ सावधानियाँ पढ़ना है, बिना सावधानियों के आसन का पूर्ण लाभ आप नहीं ले सकते। इसमें लिखा घुटनों के दर्द, क्योंकि ये हमारा आसन घुटनों से संबंधित है, घुटने इसमें मुड़ते हैं, तो घुटनों से संबंधित कोई भी शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन आपका हुआ है, उरोवेदना यानी आपका साइटिका मेरुदंड का यदि ऑपरेशन हुआ है, कमर का ऑपरेशन, अत्यधिक कोई कष्ट है आपकी कमर में बैठने में, तो ऐसी समस्या में आप किसी योग्य अभ्यासी या शिक्षक प्रशिक्षक के सानिध्य में ही, निगरानी में ही आप ये अभ्यास करेंगे। यदि टखनों में मोच आई हो, ठीक है, टखनों में यदि मोच आई हुई हो तो अभ्यास ये ध्यान पूर्वकता से करना है। थोड़ा बहुत कष्ट हल्का फुल्का हो तो आप कर सकते हैं, पर ध्यान रहे आपका नी प्लेसमेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा कोई ऑपरेट का कार्य है, तो ऐसी स्थिति में आप नहीं करेंगे। पहले आप अपने योग प्रशिक्षक को एक बार दिखा करके अपनी स्थिति के अनुकूल अभ्यास बनता है तभी ही अभ्यास करना है। आगे देखेंगे विशेष बातें। विशेष में यानी कहाँ हमारी अक्सर गलतियां हो। जो साधक पद्मासन न कर पाए वे सुखासन में भी कर सकते हैं। वे सुखासन में बैठे, पद्मासन नहीं लगा सकते, तो स्टार्टिंग में वह सुखासन का अभ्यास करें। हमने कई बार बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके आयु का भी होता है या उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, या कभी वो नीचे बैठ के भोजन जिन्होंने बचपन में नहीं किया, सिटिंग स्टैंडिंग ऊपर बैठकर ही टेबल पर जिन्होंने भोजन किया। आप पश्चिम देशों में देखेंगे बहुत सारे लोगों को पद्मासन छोड़ो क्या उनका सुखासन में बैठना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में वो पहले सुखासन का अभ्यास करें। यदि पाँव में बहुत ज़्यादा सख्तपन व अकड़न हो तो तितली आसन
अथवा घुटना घुमाने के अभ्यास वह कर सकता है। आसन लगाने में अति शीघ्रता न दिखाएं। शीघ्रता, जल्दबाजी नहीं करना, हम फटाफट करें, क्षमता अनुसार ही बल का प्रयोग करें। आप अपना शरीर को समझें, शरीर की अकड़न को समझें, शरीर में कहीं भारीपन, कहीं मोच। हर दिन ऐसा तो नहीं कि आप पहले से ठीक हो रहे हैं या पहले का अपना, यानी कहने का अभिप्राय है अपना स्वयं का आंकलन करते हुए, यानी अपना अध्ययन करते हुए, अपने को समझते हुए अभ्यास करें। जल्दबाजी इसमें जरा भी नहीं करना। अगला है प्रारंभ में अर्ध पद्मासन को सिद्ध करें, तत्पश्चात नियमित अभ्यास से धीरे धीरे पद्मासन सिद्ध होने लगता है। इस तरह से अभ्यास के समय सजगता एवं जागरूकता बनी रहे। जब भी आप अभ्यास करें तो पूरा अवेयरनेस आपका अपने अंगों पर, घुटनों पर, पिंडली पर, कमर पर, गर्दन पर, कहाँ जहाँ कहीं भी मांसपेशियों पर जो कि हमारे खिंचाव आते हैं, उन अंगों पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। तभी वह क्या कहलाएगा? योग कहलाएगा। यानी आपका अपने शरीर के साथ, आपके अपने मन के साथ बुद्धि, तीनों की एकाग्रता होना आवश्यक है। तीनों की जब एकाग्रता होती है तभी वह योग कहलाता है। अब देखेंगे पद्मासन का वीडियो। सबसे पहले आप दोनों हाथों पाँव को बिल्कुल थाइस के पास में रखें, एड़ी पंजों को मिला करके सिद्धासन, आपका दंडासन में बैठना है। उसके बाद दाएं पाँव को आपने फोल्ड करके बाईं थाइस के ऊपर रखना और धीमी धीमी गति से आपने दूसरे पाँव को फोल्ड करके दूसरे पाँव की थाइस के ऊपर रख देना। अब आपने इस तरह से रखना है कि दोनों एड़ियाँ आपस में मिल जाएं। घुटने पर आपके हाथ, कमर, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में आप रहेंगे। ये हुआ आपका एक पद्मासन का पूर्ण स्थिति। कमर सीधी, दृष्टि सामने। इसी के बाद आप क्या करेंगे? धीरे धीरे करके अपने पहले वाला जो ऊपर का पाँव है उसको सीधा कर देंगे और फिर दूसरे पाँव को सीधा करेंगे। बहुत धीमी गति से सीधा कर विश्राम लेंगे। विश्राम लेने के बाद और अब इसका जो आगे का अभ्यास है उसे हम बोलते हैं अंगुष्ठबद्ध पद्मासन। अंगुष्ठबद्ध पद्मासन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले पद्मासन को अच्छे से सीख लिया है, अच्छे से वह कर सकते हैं, आरामदायक स्थिति में वह बैठ सकते हैं। ये हुआ हमारा पद्मासन। इसके बाद क्या करेंगे? श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएंगे। फिर हाथों को क्रॉस करते हुए कैंची बनाते हुए दाएं पाँव को दाएं हाथ से, बाएं पाँव को बाएं हाथ से अंगूठों को पकड़ के रोक करके रखना। धीरे से अपने आप को खींच करके, कस करके सीधा कर लेना है और सीधा करके रोक करके रखिए। और इस स्थिति में, अंतिम स्थिति में आप चाहें तो फोरहेड को आगे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सीधे बैठे रह सकते हैं। श्वास आपका सामान्य रहेगा, पूरा ध्यान आपका कमर पर। धीरे धीरे विश्राम लेंगे। हाथों को वहीं से साइड में लेके जाना और पाँव पर रखा। एक एक करके दोनों पाँव को विश्राम दे देंगे। विश्राम पूरा देने के बाद आप शिथिल दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। इसी के साथ आसन का पूर्ण हुआ। अब हम जानेंगे कुछ विशेष बातें। वीडियो आपने देख लिया। पद्मासन और अंगुष्ठ पद्मासन में हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है विशेष रूप से। एक कहने पर जो आपकी स्थिति बनती है, पाँव को फैला करके पास में बाजुओं को लेकर आना, और ये आपका दंडासन की स्थिति है। कमर गर्दन सीधी रखनी होती है। और उसके बाद आपको क्या करना? दो कहने पर आपको अपने दाएं पाँव को फोल्ड करना है और बाएं पाँव की जो थाइज़ है उसके ऊपर आपने इसे रख देना है। कमर गर्दन आपकी सीधी है, घुटने आपके सीधे रखने हैं। अब इसके बाद तीन कहने पर आपने दूसरे पाँव को भी पकड़ करके दूसरे, यानी आपका जो दायां पाँव है उसके ऊपर आपने रखना है। अब घुटने यहाँ पर मेरे देखिए, दोनों पाँव के घुटने जो हैं धरती पर टिके हुए हैं। हाथों की जो स्थिति है वह ध्यानात्मक मुद्रा में, यानी चिन्ह मुद्रा में बनी हुई है।
दोनों एड़ियाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए अपना, दोनों एड़ियाँ आपस में मिली हुई रहें। यदि आपने आपस में दोनों एड़ियों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दोनों तरफ के जो घुटने हैं ये अपने आप भूमि पर स्पर्श हो जाएंगे। कमर आपकी सीधी होगी, सीना आपका फूला रहे, कंधे आपके सीधे, कोहनियों को हल्का सा, कोहनियों को ज़बरदस्ती से सीधा नहीं करना, जोर के साथ, ये आप सहजता से इनको हल्का ढीला छोड़ के रखिए। आपका ध्यान और केवल अपनी कमर पर रहे। घुटनों पर ध्यान आप केंद्रित कर सकते हैं, कहाँ हमारे पाँव चिपके नहीं। यदि आपको इसको ठीक करना है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए एड़ियों को आपस में मिलाने के ऊपर। एड़ियों को मिलाना तो अपने आप आपके घुटने लग जाएंगे, कमर अपने आप सीधी हो जाएगी, कमर गर्दन सीधी। यह आपका मुद्रा बनता है पद्मासन का। इसके बाद फिर एक ही क्रम से आप इसी को पहले ऊपर वाला जो पाँव है उसको सीधा करना, फिर दूसरे पाँव को आपने सीधा करके दंडासन में आते हैं। ये हुआ सामान्य हमारा एक पद्मासन का अभ्यास। इसके बाद अब हम जो देखेंगे वो है अंगुष्ठबद्ध पद्मासन। अंगुष्ठबद्ध पद्मासन में वही उसी क्रम से आपको जाना है जिस तरह से हम पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन जब आपका पूर्ण लग जाए तो आपको क्या करना, दोनों हाथ जो हैं आपके साइड से श्वास लेते हुए आपने ऊपर लेके जाना। दोनों हाथ जब ऊपर चले जाएं फिर क्या करना, फिर इनको कैंची बनाना, यानी पीछे हाथों का क्रॉस करते हुए कैंची बना करके अपने अंगूठों को पकड़ना है। ध्यान रखना है, अपने अंगूठों को पकड़ना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अंगूठों को मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, घुटने धरती पर चिपके हुए हैं। कंधा हो सकता है कि ये आपका सीधा हो, इसमें जिस तरफ का जो हाथ होता है वो यदि नीचे है तो उस तरफ का कंधा अपने आप थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। पर थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको आप सीधा करें, श्वास भरें, ऊंचा उठाने की कोशिश करें। इसलिए दोनों हाथों को बदल बदल करके भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब पीछे से हाथों की स्थिति आप एक बार देखिए, ऐसे आपने क्रॉस करना है। ऐसे जब क्रॉस करते हैं तो हमारा जो नीचे वाला हाथ होता है, नीचे वाला, तो ये ऊपर का जो कंधा होता है ये नीचे आ जाता है थोड़ा सा, ये थोड़ा ऐसा होता है। और जो ऊपर का जो हाथ होता है यहाँ वाला, ये कंधा थोड़ा ऊपर रहता है ये। परंतु जब हम कंपटीशन में आगे प्रैक्टिस करते हैं तो इन्हीं को हमने जज करते हैं। उसमें कोशिश ये रहती है कि दोनों तरफ के जो कंधे हमारे समान रूप से रहे, सीधे रहें, ऊंचे उठे हुए रहें। और हाथों को इस तरह से व्यवस्थित जब करेंगे तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इसी के साथ आपका फिर वापस से उसी क्रम से वापस आपने आना है। धीरे धीरे नीचे आए, पाँव को पद्मासन में लेकर आए, एक एक करके पाँव को आपने सीधा कर दिया। इस तरह से आपका ये जो वीडियो है पूरा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।